Hello, everybody. I welcome you all to the third part of our PYQ series. So, in the first two parts, we discussed question number first and question number second. So, in this part, we will be discussing this third question. So, क्या given है question में? Give any two reasons to justify the need for indirect elections of the president. And what is the composition of electoral college which elects the president? ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस क्यों होते हैं, रीजंस क्या है उसका। एंड सेकंड पार्ट जो है वो क्या है, इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में हमसे पूछा है। तो फटाफट से हम देखते हैं। अब सिर्फ यही डिस्कस नहीं करेंगे, हम इलेक्शन वाला पार्ट पूरा इसमें कवर करेंगे बहुत ही कम टाइम में। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते क्या है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस हम उन इलेक्शंस को कहते हैं सिंपली जिसमें जो कॉमन सिटीजन्स हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, तो क्या मीनिंग हो, क्या बताया मैंने कि जो सिटीजन्स होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते इन इलेक्शंस में, उनको हम कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शंस। तो जब सिटीजन नहीं कर रहे हैं तो कौन करता है पार्टिसिपेट इलेक्शंस में, वो हम पढ़ेंगे फटाफट। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि जो इलेक्शन का प्रोसीजर है, ठीक है, प्रेसिडेंट का, वो आर्टिकल 54 एंड 55 में गिवन है ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये जो भी प्रोसीजर है, जिस भी मैनर में हमें इलेक्शन करवाने के लिए बताया गया है, वो इस तरीके से बताया गया है कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो यूनियन एंड स्टेट्स दोनों का हो जाता है, जिससे जो फेडरल कैरेक्टर है इंडिया का वो मेंटेन रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज होता क्या है। ये वो वाला कॉलेज नहीं है जो हम 12th के बाद एडमिशन लेना चाहते हैं थोड़े फ्रीडम के लिए। ये वो कॉलेज है जिसके मेंबर्स इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो प्रेसिडेंट होते हैं हमारे, वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते बाय द पीपल। इंस्टेड कौन होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज होता है जो इंश्योर करता है क्या, जो प्रेसिडेंट है वो यूनियन एंड स्टेट दोनों को रिप्रेजेंट करें। तो भाई अब ऐसा क्या होता है इस इलेक्टोरल कॉलेज में कि यूनियन स्टेट दोनों के दोनों रिप्रेजेंट हो जाते हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस। ध्यान रखना, कौन से मेंबर्स, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स, यानी कि नॉमिनेटेड मेंबर्स इसका पार्ट नहीं होते। ठीक है, तो दोनों हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों के दोनों जो इस हाउस के मेंबर्स होते हैं वो इस कॉलेज का पार्ट होते हैं। सेकंड, कि जितनी भी हमारी स्टेट असेंबलीज हैं उनके जो मेंबर्स होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स, वो भी क्या होते हैं, इस कॉलेज का पार्ट होते हैं। इंक्लूडिंग कौन कौन से, दिल्ली एंड पुडुचेरी, इन दोनों के पास क्या है, अपनी असेंबलीज हैं यूनियन टेरेटरीज के पास। ठीक है, तो इनके भी जो MLAs होते हैं वो भी क्या करते हैं, इस इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट होते हैं और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करते हैं। ठीक है, अब ये ओरिजिनली नहीं थे, इनको 70th अमेंडमेंट एक्ट 1992 से ऐड किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि जो नेक्स्ट इलेक्शन होंगे प्रेसिडेंट के, उसमें हमारा जम्मू एंड कश्मीर जो है उसके पास भी अब असेंबली है। ठीक है, वो भी क्या करेगा, इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। लास्ट टाइम जब हुए थे तो जम्मू एंड कश्मीर के पास कोई भी असेंबली नहीं थी, अब उनके पास इलेक्टेड असेंबली है। तो जब भी नेक्स्ट इलेक्शन होंगे तो वो क्या करेंगे, JNK भी पार्टिसिपेट करेगा इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं पार्लियामेंट के एंड स्टेट असेंबलीज के, वो इस कॉलेज का पार्ट नहीं होते। ठीक है, लॉजिक क्या है इसके पीछे, सिंपली क्योंकि हमने उनको इलेक्ट नहीं करा। अल्टीमेट सोर्स क्या है पावर का, कि किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर सिटीजन्स। ठीक है, कौन, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, हम भारत के लोग। अब जब हम ही उनको इलेक्ट नहीं कर रहे तो वो फिर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्यों पार्टिसिपेट करें। ठीक है, तो इसके पीछे का लॉजिक सिर्फ यही है। और सिमिलरली क्या है कि कुछ स्टेट्स के पास क्या है, 2 हाउसेज होते हैं, उनके पास असेंबलीज के साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी होती हैं, जैसे कि हमारा यूपी और कर्नाटका। अब इन काउंसिल्स के मेंबर्स को भी क्या है, लोग इलेक्ट नहीं करते, सिटीजन इलेक्ट नहीं करते, तो ये भी क्या करेंगे, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, और क्या बताया था मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कि एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं।
तो एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी के जो मेंबर्स थे वो पहले नॉमिनेट होते थे, तो इनके नॉमिनेशन को भी क्या कर दिया गया है, डिसकंटिन्यू कर दिया गया है बाय 104th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, अब ये नॉमिनेट नहीं होते हैं। अब मान लेते हैं कि किसी भी स्टेट की असेंबली अगर डिसॉल्व हो चुकी है, डिसॉल्व का मतलब क्या होता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर किसी भी स्टेट की असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है तो उसके जो मेंबर्स हैं वो वोट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब असेंबली डिसॉल्व हो गई तो मेंबर किस बात के रहे वो, तो वो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इससे क्या इंश्योर होता है कि भाई आप अगर फंक्शनल बॉडी हो, करंटली फंक्शनल बॉडी हो, ठीक है, तो ही आप क्या कर सकते हो, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं किस टॉपिक पे कि मैनर क्या है प्रेसिडेंट के इलेक्शन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे आपको समझ में आएगा कि जो यूनिफॉर्मिटी अभी हमने ऊपर पढ़ी, ठीक है, कि स्टेट और यूनियन दोनों इक्वली रिप्रेजेंट हो जाते हैं, वो किस तरीके से होते हैं वो यहाँ पर आपको समझाते हैं फटाफट। ठीक है, देखिए ये है फॉर्मूलाज, ये आप नॉर्मली आपके बुक्स में नहीं दे रखे होते, तो मैंने यहाँ पर आपको ऐड कर दिया है कि कोई भी एमएलए है उसकी वोट की वैल्यू कितनी आएगी, ये उसका फॉर्मूला। कोई भी अगर एमपी है उसके वोट की वैल्यू क्या आएगी, ये उसका फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दे रखा है कि अगर हमें किसी भी स्टेट के एमएलए की वोट की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, न्यूमरेटर में रखेंगे क्या हम, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। ठीक है, और डिवाइड में क्या रखेंगे, डिनोमिनेटर में इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखो एग्जांपल समझते हैं कि अब हमारा जो हरियाणा है, ठीक है, मान लेते हैं इसकी जो पॉपुलेशन है वो 3 करोड़, 3 करोड़ के आसपास। ठीक है, और यहाँ पर जो टोटल एमएलए इलेक्ट होते हैं वो होते हैं 90। कितने होते हैं, 90 होते हैं। तो अगर हमें हरियाणा में एक एमएलए की वोट की वैल्यू निकालनी है इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो न्यूमरेटर में हम क्या रखेंगे, टोटल पॉपुलेशन, यानी कि 3 करोड़। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे, 90, और फिर क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 1000। अब यहां से जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ 1 एमएलए ऑफ हरियाणा। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, ऐसे ही सारे के सारे 28 स्टेट्स की जितने भी एमएलए हैं उनकी वोट की वैल्यू निकालते हैं और उनको कर देंगे ऐड। क्या कर देंगे, उनको ऐड, सारे वोट्स की वैल्यू को ऐड कर देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर हम पुट करेंगे उस वैल्यू को यहां पर एमपी के फॉर्मूला में। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पर, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स, कि सारे के सारे स्टेट्स, उनके सारे एमएलएज, उनकी सारी जो वैल्यू आएगी उसको रख देंगे यहाँ पर न्यूमरेटर में, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि टोटल एमपी जो हैं हमारे लोकसभा एंड राज्यसभा के अंदर, उनको यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, अब क्या होगा, फिर यहाँ से भी एमपी की वोट की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि भाई जितने भी एमपीज हैं उनकी वोट की वैल्यू तो सेम आएगी, लेकिन यहाँ पर देखो पॉपुलेशन जो है हर एक स्टेट की क्या है, अलग अलग होती है। एमएलए की सीट भी जो होती हैं, ठीक है, टोटल एमएलए वो भी उसी हिसाब से होते हैं। तो स्टेट्स के जो एमएलए हैं, डिफरेंट स्टेट्स के जो एमएलए हैं उनकी वोट की वैल्यू भी क्या आएगी, डिफरेंट। लेकिन जो हमारे एमपीज हैं उनकी वेट की वैल्यू क्या आती है, सारे के सारे सेम आती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आपको बता भी दिया है, यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि उत्तर प्रदेश 2022 में जो इलेक्शन हुए थे प्रेसिडेंट के, उसमें यूपी के जो कोई एमएलए हों उनकी वोट की वैल्यू क्या होती है, क्या थी, 208, महाराष्ट्र में 175, सिक्किम में ओनली 7। ठीक है, और यहाँ पर ये भी बता दिया कि लोकसभा एंड राज्यसभा इनके जो भी मेंबर्स होते हैं, ठीक है, इनके जो भी मेंबर्स होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे, उनकी वोट की वैल्यू क्या आती है 2022 में 700। ठीक है, इसमें बता रखा कि भाई जम्मू एंड कश्मीर का क्या हो गया था, रीऑर्गेनाइजेशन,
फिर क्या हुआ था दोबारा 2024 में जो वहाँ की क्या बनी थी, असेंबली बनी, तो इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। उससे पहले 22 से पहले ज़्यादा थी। ठीक है, तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट इलेक्शन जो होंगे उसमें ये लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर क्या गिवन है कि इफ नो कैंडिडेट ऑब्टेन बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब ये हमें समझना है कि ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता क्या है। ठीक है, ध्यान सुनेंगे। अब देखो मान लेते हैं क्या कि 3 मेंबर जो थे वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए लड़े। ठीक है, उन्होंने इलेक्शन लड़ने का ट्राई किया। तो मान लेते हैं उनको ए, बी और सी, ये क्या है, हमारे 3 कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, तो जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको क्या मिलेगा, जब जितने भी लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको मिलेगा एक बैलेट पेपर। ठीक है, और ऐसे उनके नाम लिखे होंगे, सामने ऐसे बॉक्सेस बने होंगे। ठीक है, तो सारे लोगों को क्या करना पड़ेगा, जितने भी लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको अपनी प्रेफरेंस भरनी होगी। ठीक है, क्या भरनी होगी उनको, अपनी प्रेफरेंस। तो मान लेते हैं कि किसी ने किसी को बैलेट पेपर मिल गया, तो वो ऐसे भरेगा कि भाई मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस 1 ये है ए, सेकंड ये है, थर्ड ये है। मान लेते हैं किसी को ऐसा मिला ए बी सी, तो उन्होंने क्या करा, कोई को देगा कि भाई मेरी पहली प्रेफरेंस जो है वो बी कैंडिडेट है, सेकंड प्रेफरेंस ए है और थर्ड जो प्रेफरेंस है वो सी है। ठीक है, तो ऐसे करते करते मान लेते हैं फॉर इजी कैलकुलेशन के लिए कि टोटल एमपी जो है, टोटल वैल्यू जो है वो मान लेते हैं 1000 से। ठीक है, 1000। तो अगर हम बात करें कि फर्स्ट प्रेफरेंस ए की, तो मान लेते हैं हम कि अराउंड 600 लोगों ने क्या किया, ए को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस दी। ठीक है, और ऐसे ही फर्स्ट प्रेफरेंस मान लेते हैं बी को। ठीक है, कितनी मिल गई, 600। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। ठीक है, इसको कर लेते हैं, मान लेते हैं 450। ठीक है, और मान लेते हैं कि जो फर्स्ट प्रेफरेंस बी को मिली थी वो है टोटल 300। ठीक है, ऐसे ही जो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस सी के लिए थी वो कितनी बच गई हमारी, 400 और 300, 700, और ये होगी 750। यानी कि 250 लोगों ने क्या बोला कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, सी है। ठीक है, अब क्या है, इलेक्टोरल कोटा क्या होता है, ये होता है इलेक्टोरल कोटा कि जितने भी टोटल वैलिड वोट्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में डाले गए हैं डिवाइड बाय 2। ठीक है, +1। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर 1000 वोट्स पोल हो रहे हैं डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा, 500। ठीक है, +1 यानी कि 501। अगर 500 वोट्स जिस भी कैंडिडेट को मिल गए वो इलेक्टेड माना जाएगा। ठीक है, यानी कि मेजॉरिटी 50% से ज़्यादा वोट जिसको मिल गए वो इलेक्टेड माना जाता है। अगर हम यहाँ पर देखें कि 1000 का 50% कितना होता है, 500, तो क्या किसी भी कैंडिडेट को 500 वोट्स मिले, नहीं मिले। तो अब क्या होगा, अब होगा सेकेंड राउंड वाली काउंटिंग। ठीक है, क्या होगा अब, सेकेंड राउंड वाली, जैसे मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि वोट्स आर काउंटेड इन राउंड्स, तो अब सेकेंड राउंड में काउंटिंग होगी। अब सेकेंड राउंड की काउंटिंग कैसे होगी, अब देखो जिसको सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मिले हैं ना, और किसको मिले यहाँ पर, सी को, ये हो जाएंगे एलिमिनेट, इलेक्शन से बाहर। ठीक है, तो इनको बाहर कर दिया। अब हम क्या देखेंगे कि जिन भी लोगों ने इनको वोट दिया था, ठीक है, उन सब के हम देखेंगे बैलेट पेपर। ठीक है, और बैलेट पेपर में हम क्या देखेंगे कि सेकंड प्रेफरेंस उन लोगों ने क्या क्या फिल करी थी। जैसे कि यहां पर था ना फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, ऐसे ही हम देखेंगे उन लोगों ने सेकंड प्रेफरेंस क्या भरी थी। ठीक है, मान लेते हैं कि इस 250 में से जो 150 लोग थे उन्होंने क्या करा था, ए को सेकंड प्रेफरेंस में फिल किया था, और बचे हुए 100 लोगों ने क्या किया था, बी को सेकंड प्रेफरेंस में फिल किया था। तो क्या होगा, अब ये जो सेकंड प्रेफरेंस वाले वोट्स आए हैं ये हम यहां पर लाके इनमें ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, इनमें
ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड करने के बाद क्या बनेगा कि जो ए है, ए के पास कितने हो जाएंगे वोट्स 450 प्लस में 150, बी के पास कितने हो जाएंगे 300 प्लस में 100, यानी कि इनके पास तो आ गए टोटल 600 वोट्स, इनके पास कितने आ गए 400 वोट्स। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया 50% का कोटा फुलफिल कर दिया, तो ये इलेक्टेड माने गए। ठीक है, अगर मान लेते हैं क्या कि सेकंड में भी नहीं होता है, फिर थर्ड राउंड होता है ऐसे ही, और ऐसे ही फिर फोर्थ राउंड। ठीक है, ऐसे कंटिन्यू होता रहता है। तो वोट जो है वो राउंड्स में काउंट होते हैं। तो इसमें वही बता रखा है कि कैंडिडेट अगर कोई भी मेजोरिटी नहीं लेता है फर्स्ट राउंड में, तो फिर जो लोएस्ट कैंडिडेट है उनके वोट्स ट्रांसफर हो जाते हैं कहाँ पर, बाकी बचे हुए कैंडिडेट्स के ऊपर। ठीक है, तो जैसे ही 50% कोटा जो है वो कोई ऑब्टेन करता है, तो वो प्रेसिडेंट मतलब वो कैंडिडेट इलेक्टेड माना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं क्या कि जो इलेक्शन हो रहा है प्रेसिडेंट का, उसमें स्टेट्स और यूनियन दोनों क्या है रिप्रेजेंट हो रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे स्टेट्स हो रहे हैं। ठीक है, उनके एमएलए जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो स्टेट्स और यूनियन में क्या है, एक तरह से यूनिफॉर्मिटी मेंटेन है। ठीक है, किसमें, स्केल में, रिप्रेजेंटेशन के स्केल में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस हो रहे थे प्रेसिडेंट के, तो रीजंस क्या दिए गए थे, तो रीजंस ये सारे हैं। ठीक है, तो जितनी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ना, तो असेंबली में डिबेट्स हुआ करती थी। ठीक है, तो उन डिबेट्स में काफ़ी क्वेश्चंस और आंसर किए गए थे कि आपको ऐसा इनडायरेक्ट इलेक्शन करवाना क्यों पड़ रहा है, आपने डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन क्यों नहीं इंक्लूड किया। तो डिबेट्स वगैरह के बाद आर्टिकल 54 एंड 55 में, ठीक है, ये जो था इनडायरेक्ट इलेक्शन फाइनल कर दिया गया। तो रीजन क्या थे कि हमें पता है कि जो प्रेसिडेंट है हमारे, वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल हेड है, रियल एग्जीक्यूटिव नहीं है। तो अगर हम डायरेक्ट इलेक्शन करवाते हैं तो अननेसेसरी है, वो ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, और सेकेंड रीज़न क्या बोला, पॉलिटिकल राइवलरी। मान लेते हैं कि भाई दोनों ही, प्राइम मिनिस्टर भी प्रेसिडेंट, दोनों डायरेक्टली इलेक्ट हो रहे हैं, तो इससे क्या होगा, दोनों में पॉलिटिकल राइवलरी आ सकती है कि भाई प्रेसिडेंट बोले कि मैं भी डायरेक्टली इलेक्ट हो रहा हूँ, मेरे पास मैंडेट है लोगों का, प्राइम मिनिस्टर बोले कि मैं भी डायरेक्टली इलेक्ट हो रहा हूँ, मेरे पास मैंडेट है। तो इस केस में क्या होगा, दोनों के बीच में राइवलरी आ सकती है। तो इस पॉलिटिकल राइवलरी को अवॉइड करने के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शंस का प्रोविजन रखा गया। थर्ड क्या है, कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी। अब हमें पता है कि हमारे यहाँ पर वोटर जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, 98 करोड़ के आसपास हमारे पास वोटर हैं। तो इतने बड़े वोटर स्केल को दोबारा से इतने बड़े स्केल पर इलेक्शन करवाना क्या है, बहुत ही कॉस्टली होता है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इससे बचने के लिए क्या करा गया है, इनडायरेक्ट इलेक्शन करवाए गए हैं। ठीक है, और वो भी उस पोस्ट के लिए जो सेरेमोनियल है, रियल एग्जीक्यूटिव है भी नहीं, तो इतना बड़े स्केल पर इलेक्शन करवाने का क्या मतलब। तो थर्ड रीजन ये हो गया। अगला क्या है, फेडरल रिप्रेजेंटेशन। अब हमें पता है कि इसमें क्या है, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज दोनों के मेंबर जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो इससे क्या है, यूनियन और स्टेट्स दोनों के दोनों रिप्रेजेंट हो जाते हैं इक्वली। ठीक है, इससे क्या है, जो फेडरल स्पिरिट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, वो मेंटेन रहती है। मान लेते हैं कोई स्टेट के लोग पार्टिसिपेट, अगर डायरेक्ट इलेक्शंस हो रहे होते प्रेसिडेंट के, ठीक है, और किसी स्टेट के लोग जो थे वो पार्टिसिपेट करने नहीं गए इलेक्शन में, तो क्या होता, वो स्टेट को क्या रिप्रेजेंट करते प्रेसिडेंट, नहीं करते, क्योंकि भाई इन लोगों ने वोट ही नहीं दिया। लेकिन अब जो इनके एमएलएज हैं, इस स्टेट के जो एमएलएज होंगे, इस सिस्टम के हिसाब से तो भाई उन्हें तो वोट करना पड़ेगा। ठीक है, वो इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। तो इससे क्या होगा, ये स्टेट ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंट हो जाएगा इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था इलेक्टोरल कॉम्पोजिशन, ये हमने यहाँ पर आंसर कर लिया कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है, इनमें से ये। ठीक है, एंड सेकेंड पार्ट क्या है इसका, सॉरी फर्स्ट पार्ट क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस के रीजंस। तो इसमें रीजंस भी हमने यहाँ पर सारे पढ़ लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट की जो बची हुई पावर्स हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी पावर्स होती हैं। कौन कौन सी पावर्स होती हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं,
जो हमने पढ़ ली, और जुडिशियल पावर्स होती हैं, फाइनेंशियल पावर्स होती हैं, इमरजेंसी पावर हमने पढ़ ली, और कुछ डिप्लोमेटिक पावर्स भी होती हैं। ठीक है, तो वो सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ऐसे ही बहुत ही कम टाइम में। तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक में डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, उसी टॉपिक का लेक्चर प्ले करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आपको पूरे लेक्चर में ढूंढने की नीड नहीं पड़ेगी कि ये टॉपिक कहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।